हेलो बच्चों, लास्ट के हम लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक कंप्लीट कर चुके थे। गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच वगैरह हमने देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री में हम यहाँ पे जो लास्ट का पढ़ा हुआ उसका भी यूज होने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स से आप डेल्टा जी, डेल्टा एस अच्छे से पढ़ के आए, उसके बाद में हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री मतलब क्या? हम हीट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। मतलब क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। यही हमारा क्या होता है? थर्मोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन हम करते हैं जिस ब्रांच में, वही हमारा क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे? द हीट, ब्रैकेट में लिखा है, और एंथैल्पी। ठीक है ना, ये इसको अलग करना। क्या लिखा है? द हीट और एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड में क्यों कर रही हूँ यूज? क्योंकि एंथैल्पी ही क्या आपका, एंथैल्पी भी तो आपका एक हीट ऑफ रिएक्शन ही है। बट अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं, हीट को मेजर करूं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मैं उसे क्या बोलती थी? डेल्टा एच बोल सकती थी। तो वही लिखा है द हीट और एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना, जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाया था आपको थर्मोडायनेमिक में। तो द हीट और एंथैल्पी चेंज। अब ये जो हीट है ये अब्सॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन आपकी अगर हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर आपके पास में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या आपकी रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो द हीट absorbed or released during chemical reaction are known as heat of reaction, HOR, है ना। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे दो केस होते हैं कि या तो एक्सो, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडो, और अगर आपके पास में रिलीज हो रही तो एक्सो। तो देखिए केस वन, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या कि हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, है ना। अगर मेरे पास में किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दी जाती है तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कि मुझे ये बॉन्ड को तोड़ना है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या मैं बोलूं डिसोसिएशन, अगर किसी का हो रहा है तो वो क्या होगी? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? कि अगर आपके पास में डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है तब तो अच्छी बात है ना। क्योंकि मेरे पास में एंडोथर्मिक मतलब आपने हीट दी है, हीट दी मतलब हीट एब्जॉर्ब की है, और अगर हीट एब्जॉर्ब करी है इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो अब ये तो समझ में आ जाता है कि अगर मेरे पास में रिएक्शन के साथ मेंशन है तो अच्छी बात है। अगर मेरे पास में रिएक्शन में मेंशन नहीं हो तो, रिएक्शन में मेंशन नहीं होगा तो फिर आपको किस किस टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो डेल्टा एच आर, यहाँ पे मैंने एच आर लिखा। एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, तो कुछ नहीं है वो। डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, ही आर फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका दूसरा लिखने का तरीका ये कि हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हीट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट प्लस हीट ही प्रोडक्ट बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हो। या फिर हम क्या करें, इसे रिएक्टेंट ऐसे लिखें और हीट को इधर लेके चले जाएं तो माइनस हीट हो जाएगा। मतलब जो क्यू का सिंबल है उसके बिहाफ पे भी आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो कि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से अगर आपके पास में रिएक्टेंट साइड हीट प्लस में लिखी हुई है ना, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है और प्लस हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट साइड माइनस में हीट लिखा है, इसका मतलब क्या है? कि आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हम पहचान नहीं पाते हैं कि एक्सो हो रही है कि एंडो हो रही है ना। इतनी बात समझ में आती है। केस टू हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब आपका कोई बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो आपके पास में डेल्टा एच आर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास में दूसरे फॉर्म में लिखा होगा तो आपके पास में रिएक्टेंट
प्लस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट साइड अब प्लस में क्या होगी, हीट होगी, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ना, तो अब प्लस में हीट प्रोडक्ट साइड रहेगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास में रिएक्टेंट साइड माइनस में हीट है। आप इसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से पहचानना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये देखो, रिएक्टेंट प्लस हीट प्रोडक्ट एंडोथर्मिक का है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उधर माइनस में हीट आ रहा है तो आप उसे क्या बोलो, एंडोथर्मिक। अगर मेरे पास में यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है प्लस में हीट है, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सो का एग्जांपल हो गया। इसका अपोजिट, अब जब हीट को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो अगर मेरे पास में रिएक्टेंट के साथ माइनस में हीट है, प्रोडक्ट होगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को देख के पहचान लेंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो हमारी हो गई हीट ऑफ रिएक्शन और इसके केस हो गए, है ना। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन सेकंड देखते हैं ना। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन आपके पास में मैंने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाते हैं हम लोग आपको कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दो या कोफिशिएंट से आप इनटू कर दो, तो आपके पास में के इक्विलिब्रियम को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे है। आप ध्यान से देखिए, पहला हमारा क्या है, फैक्टर स्टाइकोमेट्री। क्या है भाई, स्टाइकोमेट्री। अब देखिए जरा, मेरे पास में केस वन मैंने लिया है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एच आर वन लिख दिया। मतलब इस फर्स्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच वन, अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हो इसलिए आर लगा रहे हो, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, है ना। अब मैंने क्या करा है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। अब देखो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो आपको ये पूछ सकता है ना कि अगर फॉरवर्ड के लिए है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास में डेल्टा एच आर वन इतना है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए कितना होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या करा, रिएक्शन को बड़ी ध्यान से देखो और देखो कि उसने सिंपली क्या करा है। पहले सपोज कि ए से बी बना है, तो उसने बी से क्या कर दिया, बी से ए कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया है। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मेरे पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है, तो उसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, उसका रिवर्स ही हो जाएगी ना। तो बस यही रहेगा हमारे पास में। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा आर एच टू, मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, एक इसके अकॉर्डिंग हमें बात करना पड़ेगा। तो डेल्टा आर एच टू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एच वन। हाँ या ना बोलो, क्या करा, रिवर्स करा ना, इसलिए ये रिलेशन आ गया। तो इस तरह से रिलेशन पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की बात करूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा। और उसके लिए तो फिर क्या है कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हमें जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, डेल्टा एच आर ही पूछा जाएगा, डेल्टा एच नॉट आर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। केस टू, केस वन क्या था, रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपली इस तरह से आप याद रखो। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो समझ में आएगा आपको। केस टू में देखो, है ना, केस टू में हमारे पास में क्या है, आप हाँ एक चीज ये है कि भैया सिर्फ क्या होगा कि अगर मैं रिएक्शन को पलटती हूँ तो साइन चेंज करना, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगर इसके लिए +50 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -50। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बस साइन चेंज होगा ना। मतलब एक्सो है तो एंडो, और एंडो है तो एक्सो, इस स्टेप से आप बात करोगे। केस टू, केस टू में मेरे पास में क्या दे रहा है कि इसने किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। केस टू में आप देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए डेल्टा आर एच वन दिया है, लेकिन इसने जो दूसरी रिएक्शन दी है उसमें ए से इसने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस टाइप की बात आ रही हो तो आप क्या करो, सीधे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जो किया है वही कर दो, है ना। इसने क्या करा, मल्टीप्लाई करा ए से, तो आप क्या इन दोनों में रिलेशन लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, डेल्टा आर एच टू इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा आर एच वन लिख दोगे। क्या लिखोगे, डेल्टा आर एच टू इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा आर एच वन लिख दोगे ना भाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप इसको क्या करोगे, टारगेट मानोगे, इस पे काम करोगे। तो डेल्टा आर एच टू विल बी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा आर एच वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए रिलेशन निकल के आ जाएगा। केस थ्री में हमारे पास में क्या है, स्टेप रिएक्शंस दे दी, सिक्वेंशियल रिएक्शन दे दी। आर से पी बन रहा है, फिर पी से टी बन रहा है, फिर आर से टी बन रहा है। तीनों के लिए डेल्टा आर एच वन, डेल्टा आर एच टू एंड डेल्टा आर एच थ्री दे दिया गया है।
तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए जब आपके पास में रिलेशन पूछते हैं तो आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके लिए डेल्टा आर एच थ्री के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा आर एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू, ये आपके पास में आ गया। बहुत आसान है। तो आपका स्टाइकोमेट्री से ये है। अब अगर जैसे कि आपने यहाँ पे बोला कि मल्टीप्लाई हुआ, अगर किसी से डिवाइड हो गया तो अगर मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है ना, और इसने अगर सपोज कि इसने क्या कर दिया होता कि किसी से डिवाइड किया होता, यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया तो अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या करो, 1/a से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ही बात है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसने किया है वही करो। अगर उसने सपोज कि यहाँ पे 1/2 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलो इतनी बात समझ में आई है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास में इसका ही फैक्टर अफेक्टिंग जो है हमारा टेम्परेचर। स्टाइकोमेट्री समझ में आ गया। पहला क्या, जैसे कि अगर आपके पास में रिएक्शन को पलटा दिया उसने, तो रिएक्शन को अगर पलटा देते हैं तो आप क्या करो, साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी, तो ये आ गया रिलेशन। दूसरा उसने क्या कर दिया, उसने आपके पास में किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने कोफिशिएंट, जैसे अगर सपोज कि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा होता तो मैं यहाँ से 2 से इसको क्या कर देती, मल्टीप्लाई कर देती, सिंपल सा है, ठीक है। अगर उसने क्या करा, स्टेप रिएक्शन दे दिए, तो इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों रिएक्शन को ऐड करा तभी तो आपको आरटी मिलेगा, है ना। आपने इसे ऐड कर दिया तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आपको आरटी मिल जाएगा। तो डेल्टा आर एच थ्री जो होगा इट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू, ये हो जाएगा आपका। तो ये सिंपल सा स्टाइकोमेट्री का इफेक्ट यहाँ पे था। अब बात करते हैं आपके टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो इसको एक रूल से समझाया गया है जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। क्या कहते हैं, किरचॉफ इक्वेशन। ध्यान से समझना जरा, है ना। किरचॉफ इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, ये कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर T1 पर, अगर टेम्परेचर T1 पर मैं बोलूं कि हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन है और इंटरनल एनर्जी मेरी डेल यू आर वन है ना, सॉरी डेल्टा यू आर वन है। एक टेम्परेचर T2 मेरे पास में, मतलब किसी T1 पर ये है और किसी टेम्परेचर T2 पे मेरे पास में डेल्टा आर एच टू एंड डेल्टा आर यू टू है, इंटरनल एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन ये दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं मैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोले, इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाए, T2 माइनस T1 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आर T2 माइनस डेल्टा एच आर T1 इज इक्वल टू डेल्टा CPm T2 माइनस T1। CPm क्या है यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालना है ये बता देती हूँ, और ये CPm आपको क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है ना, जैसे अभी बताती हूँ। तो ये डेल्टा CP क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा CPm है ना, पूरा लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा CPm क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CPm ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPm ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या बोला उसने किरचॉफ ने, कि अगर T1 पे मेरे पास में किसी एक की रिएक्शन जो है, मतलब कोई दो रिएक्शन है और अपन ये बोल सकते हैं, तो अगर पहले के लिए हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर वन है और यहाँ पे मेरे पास में इंटरनल एनर्जी डेल यू वन है ना। T2 पे मेरे पास में डेल्टा एच टू आर है और यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा यू टू आर है। तो मेरे पास में ये T2 माइनस T1 अगर मैं करती हूँ तो कैसे लिखूंगी यार, देखो ऐसे ही लिखूंगी ना, डेल्टा एच आर T2 माइनस डेल्टा एच आर T1, इसे माइनस करूंगी मैं, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा CPm T2 माइनस T1। ध्यान से देखो, डेल्टा CPm T2 माइनस T1 और डेल्टा CPm क्या होता है मेरा, CPm ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPm ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मेरे पास में यहाँ पे CPm ना लेके मैंने क्या ले लिया, CVm ले लिया, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, CV ले लिया है तो फिर आप यहाँ पे डेल यू लिख दोगे। तो डेल्टा यू आर T2 माइनस डेल्टा यू आर T1 इज इक्वल टू डेल्टा CVm T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो CV के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी आप, और आपके पास में CP के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, हीट ऑफ रिएक्शन ले लोगे। तो डेल्टा CVm विल बी इक्वल टू डेल्टा CVm इक्वल क्या हो जाएगा मेरा,
CVM ऑफ प्रोडक्ट माइनस CVM ऑफ रिएक्टेंट। तो CVM ऑफ प्रोडक्ट और CVM ऑफ रिएक्टेंट आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू पुट करेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। ये एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास में, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना। A plus 5B gives twice C plus thrice D। डेल्टा एच आर इसके लिए -50 kg दे रहा है, तो बोल रहा है देन फाइंड डेल्टा एच आर फॉर 4C plus 6D gives twice A plus 10B रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, बात यह है, ये मेरी टारगेट रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन के लिए मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो ध्यान से देखो कि मेरे पास में हुआ क्या है। मेरे पास में यहाँ पे ये जो मेन आपकी इस रिएक्शन से जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उस साइड प्रोडक्ट साइड क्या है, COD है, लेकिन जो मेरी टारगेट रिएक्शन है उधर COD कहाँ है, रिएक्टेंट साइड है भाई, है ना। दूसरी चीज की अगर मैं यहाँ पे देखूं तो C मेरे पास में 2 है और C मेरे पास में 2 है और D मेरे पास में 3 है। लेकिन अगर मैं टारगेट रिएक्शन में देखूं तो मेरे पास में यहाँ पे 4 एंड 6 है। तो क्या करा होगा, हमें चाहिए ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स कर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है ना यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करके इसे 2 करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख दूंगी इसको रिवर्स करके, ट्वाइस C प्लस थ्राइस D इट विल गिव्स A प्लस 5B। इतना हो गया। और इसके लिए डेल्टा एच, जो A प्लस बी के लिए डेल्टा एच आपका -50 किलो जूल लिखा था, तो मैंने क्या कहा था, अगर रिवर्स हो जाती है तो उसके लिए प्लस हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। इंटू क्या कर दोगे, इंटू 2 कर दोगे, ठीक है ना। तो जब आप इंटू 2 कर दोगे तो जो ये रिएक्शन है इसके लिए आप देखो क्या बन जाएगी, ये 4C प्लस 6D ट्वाइस A प्लस 10B बन गई। और आपके पास में डेल्टा एच आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 किलो जूल। तो ये स्टाइकोमेट्री से किस तरह से अफेक्ट होके आपको हीट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्लोली अच्छे से समझते हुए सारे स्टेप्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएंगे। आया ना समझ में, क्या कहा था मैंने, केस 1 केस 2 एंड केस 3 में। तो केस 1 में आप क्या करते थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और अगर उसने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपको ये टारगेट अगर पूछा है तो आप, मैंने क्या कहा था, रिवर्स कर दोगे। रिवर्स कर दोगे तो जो भी आपकी हीट दी गई है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस सॉरी माइनस का 50 दिया था, तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा, इसका प्लस का 50 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा एच 400 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपके पास में ये रिएक्शन है, इसके लिए हमें डेल्टा एच देखना है। तो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच 400 केल्विन फॉर द रिएक्शन हाफ N2 प्लस O2 NO2। और इस रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पे दे रखा है डेल्टा एच 300, है ना। और यहाँ पे मुझे CPM ऑफ NO2 O2 एंड N2 दे रखा है। तो मैंने कहा था किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, किरचॉफ का क्या फार्मूला था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा एच आर T2 माइनस डेल्टा एच आर T1 इट विल बी इक्वल टू डेल्टा CPM T2 माइनस T1। और आपको बताया गया था कि डेल्टा CPM आपको कैसे कैलकुलेट करना है ना। तो डेल्टा CPM कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे पहले डेल्टा CPM कैलकुलेट कर लें अलग से। तो डेल्टा CPM अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस CPM ऑफ रिएक्टेंट।
ये आप करें। इसको करें, आपको वैल्यू दी गई है। मैं फिर से इसको लिख देती हूँ ताकि थोड़ा नीचे मेरे पास स्पेस रहे। जैसा बताया गया है वैसा ही आप सॉल्व कर लें। देखो जरा, मैंने कहा था मुझे ये डेल्टा सीपीएम कैलकुलेट करना होता है, तो मैं कैसे करूंगी? डेल्टा सीपीएम इज इक्वल्स टू CPM of प्रोडक्ट माइनस CPM ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास में क्या है? रिएक्टेंट है। हाँ, एक बात और कि T1 कितना हो जाएगा? 300, और T2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 400। ये भी आप अलग से लिख लें यहाँ पे, है ना। सॉरी। तो अब यहाँ से मेरे पास में NO2 के लिए कितना दे रखा? 35। O2 के लिए CPM दे रखा है 30, और N2 के लिए दे रखा है 30। और याद रखिए कोफिशिएंट के साथ में लिखना है ना हमें। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? CPM ऑफ NO2 क्या लिखोगे? CPM ऑफ NO2 माइनस हाफ, एक करके बता देती हूँ ताकि गलती ना हो। CPM ऑफ N2 माइनस CPM ऑफ O2। मैंने बोला था कि आपको किसके साथ लिखना है? आपको जो कोफिशिएंट है, जैसे कि N2 का कोफिशिएंट यहाँ पे दे रखा है हाफ, तो आपको वहां पे उसके साथ ही लिखना पड़ेगा। अब क्या करो, यहाँ पे NO2 का दे रखा है 35 माइनस, इधर मेरे पास में कितना हो जाएगा? हाफ, और इसका कितना दे रखा है? 30, और इधर कितना दे रखा है? 30, है ना। तो इसके लिए मेरे पास में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10 जूल किलो मोल। तो ये मेरा CPM आ गया। तो बस अब CPM की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सोल्व कर लेना। CPM की वैल्यू रख के तो यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1, इधर आप यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे, CPM की वैल्यू T2 माइनस T1। तो देखिए जरा कैसे आप क्या करोगे। मेरे पास में यहाँ पे CPM आ गया है जूल में, और अगर मुझे उसे किलो जूल में करना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगी? यहाँ से मैं लिखती हूँ, मेरे पास में ये कितना आया है? -10 जूल किलो मोल आया है ना। चलो कर लेते हैं भाई सॉल्व इसको। देखो जरा ध्यान से, डेल्टा HRT2 माइनस, ये T1 के लिए दे रखा है -35 किलो जूल, है ना। तो मैं यहाँ से माइनस, फिर ब्रैकेट में -35 किलो जूल है, तो 3 इज इक्वल टू माइनस CPM कितना आया? 10 आया, इंटू 400 माइनस 300। कितनी सी बात है। तो अब यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा? हिट ऑफ रिएक्शन को आगे अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा HRT2 प्लस, इसे सॉल्व करा, ये आया इज इक्वल टू -1000। तो डेल्टा HRT2 इट वुड बी 36,000, और ये किसका आएगा? माइनस का आएगा, है ना अपना, इधर जाएगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके, ये किस में आया? किलो जूल, ये आपका जूल। तो इसको मैं किलो जूल में चेंज कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा -36 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। तो ये मेरी हिट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखो कि क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन था कैलकुलेट डेल्टा H400 के फॉर द रिएक्शन।
मुझे हीट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन आपको ये दे रखी है और डेल्टा इज 300 के इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये इतने टेम्परेचर पर मुझे हीट ऑफ रिएक्शन मतलब T1 पे दे रखी है ना, तो T2 पे आपको निकालना था हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये आ गया आपका। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, यहाँ पे आपने को ये ध्यान रखना है कि CPM कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन का काम खत्म होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, आगे बढ़े। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपके स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन भी होता है और इसकी डेफिनेशन भी इतनी आसानी से समझ नहीं आती है। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपकी लिखती हूँ, उसके बाद में आप इसको समझना अच्छे से। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की जा रही है, मतलब हम डेल्टा एच एफ नॉट की बात करेंगे। एफ फॉर फॉर्मेशन और यहाँ पे डेल्टा एच के आपका हीट ही है और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जा रही है तो नॉट है ना, तो डेल्टा एच नॉट एफ। ठीक है, क्या डेफिनेशन है भाई, देखो द heat absorbed or released during formation of, बड़े ही ध्यान से सुनना और पढ़ना, the heat absorbed or released during formation of 1 mole, formation of 1 mole, make it a point, formation of 1 mole of the product, 1 mole of the प्रोडक्ट, किससे, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मोलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड स्टेट। बहुत ही काम की चीज है ये, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है ये, द हीट, अब देखो जहां जहां मैं आपको बोल रही हूँ सुनना है ना, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। मैं 1 मोल पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप गलती करोगे, है ना, कि हम इसे किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, या डेल्टा एच एफ हम कहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट from its constituent atoms और molecules at standard state, मतलब जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, जैसे कि आपके पास में H2 हो गया, H2 क्या होगा यार, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, गैस होगी, वो कभी सॉलिड में नहीं हो सकता है ना। तो आपके लिए यहाँ पे ये होगा कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, मतलब जो अपनी किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए ही आपको बात करनी है, ठीक है ना। जैसे कैसे, अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि भैया मुझे क्या करना है कि HCl का फॉर्मेशन करना है, क्या करना है, HCl का फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्ट ले क्या, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो मुझे क्या करना है कि HCl बनाना है, तो मैं HCl को कैसे बनाऊंगी, HCl को मैं बनाती हूँ H2 से और Cl2 से, है ना, सही है ना भाई। तो अब देखिए कि ये मेरा H2 अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, H2 मेरा यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, इसका जो क्या बोलते हैं नेचर है वो क्या है, गैसियस है। क्लोरीन भी आपकी क्या है, गैसियस है, और आपका HCl भी अभी क्या है, गैसियस है। और ये कितना बन रहा है आपका, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है ना। प्रोडक्ट आपका 1 मोल ही बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो आपके रिएक्टेंट है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में होना चाहिए, जिस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि अब मुझे इसे बैलेंस करना है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एच नॉट एफ, है ना। हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच एफ नॉट हम इसके लिए बोल सकते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ कि इसके लिए मैं डेल्टा डेल्टा एच
एफ नॉट हम बोल सकते हैं, और यही हमारी क्या होगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच आर, ये इसके इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये आपका पहला केस था ना, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, मुझे 1 मोल प्रोडक्ट का मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट से या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट तो हमें पता है कि इनकी हाइड्रोजन की और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है आपकी, गैसेस होती है ना। लेकिन अगर मैं यही चीज बच्चों यहाँ पे लिखूं ऐसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, है ना। तो अब ये तो मेरे पास में गैसेस फॉर्म में तो है, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या, 2 मोल्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेल्टा H नॉट F नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम ही स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेल्टा H नॉट R लिख सकते हैं, यही इसके लिए होगा। मतलब बन रहा है तो उसके लिए कुछ तो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है ना, तो द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट from its constituent atoms और molecules at standard state। तो आपको इसे बहुत अच्छे से प्यार से डील करना है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे कि मैंने लिया है Na प्लस Br2। अब मुझे बनाना क्या, पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। मुझे बनाना है NaBr, ठीक है, मुझे बनाना है NaBr। अब अगर मुझे NaBr बनाना है तो ये किससे आएगा, NaBr आएगा सोडियम। तो सोडियम मेरा क्या है, मेटल है, और मेटल तो अकेला ही होता है, सॉलिड स्टेट में होता है भैया, ठीक है। Br लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे Br ले लिया, और मुझे यहाँ पे मतलब ये डायटोमिक होता है तो Br2 लूंगी मैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये किस फॉर्म में होगा, तो ब्रोमीन हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो मुझे इसकी जो स्टेट है वही लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो स्टेट में होते हैं ना, स्टैंडर्ड स्टेट इसकी क्या होती है, लिक्विड होती है ना। तो इसे बैलेंस कर लिया, इसे हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ से, तो ये NaBr 1 मोल बन गया। और ये क्या बनेगा आपका, NaBr सॉलिड बनेगा, है ना। तो मैं इसके लिए लिख दूंगी डेल्टा H नॉट F लिख दूंगी, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H नॉट R के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट में बात करूं कि आपने इसको ऐसे लिखा कि NaBr तो बनाया है हमने, लेकिन हमने NaBr कैसे बनाया, हमने NaBr बना दिया है, Na आपने सॉलिड लिया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जो Br2 है वो Br2 आपने गैस ले ली। क्या कर ली, Br2 आपने गैस ले ली। आपने बैलेंस भी कर लिया इसे, आपने यहाँ पे भी NaBr 1 मोल बनाया, यहाँ पे भी आपने NaBr 1 मोल बनाया। लेकिन मैं अब इसके लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकती हूँ, मतलब डेल्टा H नॉट F में इसके लिए नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने Br2 की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं ली है। Br2 तो मेरा लिक्विड होता है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिया, गैस लिया है। तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करती है ना। इसके स्टैंडर्ड के विपरीत अगर आप जाओगे तो फिर ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ना होके आपकी क्या कहलाएगी, ओनली डेल्टा H नॉट R कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। अब देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, द डेल्टा HF नॉट is equals to 0 for delta HF नॉट फॉर 0 किस किस के लिए हो सकता है, ये IUPAC ने क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब मैं तो ये बता रही हूँ कि IUPAC ने आपको ये पूछ भी सकते हैं, लेकिन आंसर के फॉर्म में बता देती हूँ कि IUPAC ने डिसाइड ही कर रखा है कि आप इनके लिए 0 ही मानोगे, मतलब डेल्टा HF नॉट 0 ही मानोगे, मतलब ही स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आप इनके लिए 0 ही मानोगे। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, H2 हो गया, H2 आपका गैसेस फॉर्म में है, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, कार्बन ग्रेफाइट, है ना, फास्फोरस व्हाइट, सल्फर रोम्बिक,
मरकरी लिक्विड फॉर्म में और मेटल सारी की सारी अगर आपके सॉलिड फॉर्म में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप इन्हें बनाते नहीं हो, मतलब इनके लिए हम फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। इसका ये मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि ये इतने जो है आपके कौन कौन, जैसे आपका जो आपके बोलते हैं कि नेचुरल में गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे आपका F2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, इनके लिए डेल्टा HF नॉट आपका क्या होता है? 0 होता है। याद रखना, बहुत याद रखने वाली बात है ना, IUPAC ने डिसाइड करके रख दिया आपके पास में। तो आप यहाँ पे ग्रेफाइट भूल जाओगे, आप यहाँ पे फास्फोरस व्हाइट भूल जाओगे, आप यहाँ पे सल्फर रोम्बिक मोनोक्लिनिक ये भूल जाओगे, आप मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है ये भूल जाओगे, और मेटल आपके पास में सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इनको याद रखना है। अब देखिए जरा क्वेश्चन, ये तो आपके स्टैंडर्ड हो गए सारे कि 0 ही रखना है इनके लिए। विच रिप्रेजेंट डेल्टा HF नॉट, किसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं? रिएक्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है, आपको उसके आंसर भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना? तो देखो कैसे आया होगा ये जैसे कि आपने देखा कि भैया मेरे पास में कार्बन तो क्या है डायमंड, लेकिन कार्बन मुझे क्या होना चाहिए था? ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट अगर आपका रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो हम उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, चाहे आपने यहाँ पे 1 मोल बनाया है, ठीक है ना? क्लियर आ गई बात? दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। या तो जैसे 2 मोल होंगे ना, आप खत्म कर दो यहीं पे। क्यों? क्योंकि मुझे तो 1 मोल, आपने डिफिनेशन में देखा ना, 1 मोल फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, है ना? फिर अगर मैं इसको देखूं तो ये भी मेरे पास में क्या है? 1 मोल नहीं बन रहा है ना? 8 मोल्स आ गए। दूसरी चीज क्या कि मेरे पास में सबसे पहले आप ये चेक करो 1 मोल, उसके बाद ही आप दूसरी चीज चेक कर लो तो और आसान हो जाएगा, है ना? इसमें 1 मोल है, लेकिन मेरे पास में फिर मैं गई हूं किसके ऊपर कि रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है या नहीं है। फिर मेरे पास में यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स हैं तो रिएक्टेंट किसी भी स्टेट में हो, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका गैसेस स्टेट में, हाइड्रोजन आपका गैसेस स्टेट में, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो 2 मोल बना रहा है, तो ये मेरे लिए काम का नहीं होगा, तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ये 8 मोल बना रहा है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए आप, फास्फोरस ये आपका 1 मोल बना लिया, फिर आप देखेंगे फास्फोरस व्हाइट है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना? और ये भी आपका ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, तो ये मेरे लिए डेल्टा HF नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, काफी आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से डील नहीं किया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H नॉट R इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H नॉट F, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने ऐसा हाइपोथेटिकली मान लिया है, अब इसको मैं पूरा बताती हूँ कैसे, है ना? हाइपोथेटिकली ऐसे मान लो कि मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है मेरे पास में? अल्फा A प्लस बीटा B गिव्स गामा C प्लस डेल्टा D। एक मिनट, है ना? इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, गामा C प्लस डेल्टा D। ये कोई मेरी एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन है, ठीक है ना? अब यहाँ पे स्टेट तो कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब देखें हमारे पास में क्या करेंगे हम, यहाँ पे मुझे डेल्टा HR नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H नॉट F ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है? ये अपन लिखेंगे। जरा अब इसको और देखें आगे, ध्यान से देखो, जो रिएक्शंस यहाँ पे लिखी गई है उसी में अपने को सब दिया गया है। मुझे निकालना कैसा है? कैलकुलेशन ऑफ
डेल्टा एच नॉट आर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, तो हाइपोथेटिकली मैंने एक रिएक्शन ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दूंगी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो आप देखिए प्रोडक्ट साइड कौन है, ये है, तो जो भी आपके कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे मैंने लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा, बहुत ध्यान से देखना है ना, गामा, फिर हो गया डेल्टा, डेल्टा इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ डी। तो ये तो हो गया मेरा प्रोडक्ट का मामला, माइनस कर दो गामा। अब इधर मेरे पास में क्या आ गया है, अल्फा, है ना, ये प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट की बात है तो अल्फा ब्रैकेट क्लोज, तो अल्फा इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ए प्लस बीटा इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे। चलो मैं इसको फिर से लिखती हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। मैंने कोई एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन मान ली, ये मेरे पास में रिएक्शन है ना, गिव्स अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा डी। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट आर इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा है ना, अरे तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आया तो यहाँ पे मेरे पास में रिएक्टेंट, इतना याद रखें। अब क्या है, बस इनको फटाफट लिख लो इनटू में, तो मेरे पास में यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाता है मेरा इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ सी, जो भी दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी दिया है अभी, सी प्लस डेल्टा मतलब गामा के साथ में फिर उसके जो भी कोफिशिएंट है उससे इंटू कर दो, है ना। तो ये आ गया डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ डी माइनस, तो आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस, माइनस में फिर आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में अल्फा है, अल्फा प्लस डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ ए प्लस बीटा इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ बी, ये आपका इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसमें आप लिखोगे, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाती हूँ, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि मेरे पास में N2 प्लस थ्राइस H2 है, ये दे रहा है ट्वाइस NH3, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, और मुझे डेल्टा एच नॉट आर निकालना है। फटाक से ये रखो। अब जो स्टैंडर्ड है वो आपको याद रखना है, उसके लिए तो जीरो हो जाता है ना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 इनके लिए तो जीरो होगी, तो मेरे पास में यहाँ पे जिसके लिए जीरो हो जाएगी उसके लिए तो हम जीरो रख देंगे, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो देखो मेरे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कौन है, अमोनिया है, तो प्रोडक्ट साइड अमोनिया है, तो मुझे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा नॉट और इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ, है ना, ऑफ अमोनिया, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस, और यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस साइड N2 प्लस थ्राइस H2 है, तो यहाँ पे N2 के लिए मेरे पास में अभी आपको डेल्टा एच एफ ऑफ N2, ये एफ लिखा है ना, N2 प्लस थ्राइस इंटू
अभी मैं लिख देती हूँ, लेकिन आपको याद भी रखना है कि इसके लिए तो 0 होता है ना, जब क्वेश्चन आप न्यूमेरिकली वैल्यू आपको दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये किसके लिए है, H2 के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो जाती है इस तरीके से। तो आप बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो आपके पास में ये देखना है, कुछ नहीं करना है। इस कोई भी आपके पास में हाइपोथेटिकली एक जो रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, या फिर मैं ले लूँ यहाँ पे कौन सा, H2 प्लस N2, H2 प्लस सॉरी H2 प्लस Cl2, इट विल गिव्स ट्वाइस HCl। बस तो क्या करोगे आप, 2 इंटू जो भी आपका प्रोडक्ट की जो दे रखी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हीट फॉर्मेशन, माइनस में आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 प्लस करके आंसर लेके आ जाओगे। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। बोलो आ गई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड डेल्टा H0R फॉर द रिएक्शन ZNO प्लस CO ZNS प्लस CO2 आपको गिवन है। तो देखिए जल्दी जल्दी, यहाँ पे मेरे पास में सबके सब कौन है, सबकी आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो बस आपके पास में यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है उसके लिए अब देखो, इसमें से मेरे पास में ये है आपके पास में प्रोडक्ट, ये है आपके पास में रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा नॉट आर इट विल बी इक्वल टू जिंक, है ना। तब देखो कि मेरे पास में जिंक का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद है ये मेटल सल्फाइड है, तो मैं इसको तो 0 ही लिख दूं। प्लस में मेरे पास में होता है क्या, चलो लिख ही देते हैं पूरा अभी, डेल्टा H(F)(0) ऑफ जिंक प्लस डेल्टा H(F) ऑफ CO2 माइनस डेल्टा H(F) ऑफ ZNO प्लस डेल्टा H(F) ऑफ CO, ऐसा रहेगा। कोई भी आपके पास में क्या कोफिशिएंट नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। तो इसके लिए तो 0 होती है यार, क्योंकि मेटल सल्फाइड है ना, तो इसके लिए मेरे पास में 0। तो मैं यहाँ पे डेल्टा H0R इज इक्वल टू 0 प्लस में, अब देखो मेरे पास में यहाँ पे CO2 के लिए कितना दे रखा है, CO2 के लिए कितना दे रखा है, CO2 के लिए -390 दे रखा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -390, तो डायरेक्ट हम कर दें, 0 उसको रखने की क्या जरूरत है ना, डायरेक्ट हम यहाँ से ही कर देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, -390 माइनस -350 -110, दिख रहा है ना यहाँ पे सारी वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, -390 प्लस 460। बस सिंपली मैथ से अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, +70 किलो जूल पर मोल। बड़ा ही आसान है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में हैश लॉ। क्या है, हैश लॉ। तो देखिए हैश लॉ क्या, बहुत ही आसान है। हैश लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू हैश लॉ द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन is same whether the reaction is carried out by direct path or indirect path। बहुत ध्यान से देखना कि ये स्टेटमेंट ही आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट को देखो क्या लिखा, द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन इज सेम whether the reaction is carried out by direct और इनडायरेक्ट। कुछ नहीं है यार, अगर आप यहाँ से ऐसे बोलते हो कि अगर आप किसी रिएक्शन को डायरेक्ट करवाते हो या फिर इनडायरेक्टली कराते हो, तो जो टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आप ए से बी गए, ए से बी गए, या फिर आप क्या करो, ए से डी जाओ, फिर डी से सी जाओ, फिर सी से आप बी जाओ, घूमते फिरते जाओ। तो इसमें डायरेक्ट में जो आपके पास में हीट ऑफ रिएक्शन होगी वही हमारी घूम के जाने में हीट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि ये सबका समाप्ति मिल जाएगा आपको। तो डेल्टा आर एच वन विल बी इक्वल टू डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री प्लस डेल्टा आर एच फोर। बस आपको क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना है। तो ये एक सिंपली चीजें हैं कि आप किसी भी
पाथ से करो, डायरेक्ट पाथ से करो या इनडायरेक्टली पाथ से करो, कोई फर्क ना पड़ता है, आपकी जो टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन होती है वो सेम होती है। ये हेज अंकल ने बोला था, इसलिए इसको हेज लॉ बोलते हैं। काफी आसान है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बस एक क्वेश्चन करते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको, क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ये आपके पास में रिएक्शन हो रही है, बड़ी आसान है। Fe2O 3 प्लस ट्वाइस CO Fe ट्राई CO2 गिव्स डेल्टा HR, यहाँ पे -27 kg है। इस रिएक्शन के लिए आपके पास में ये 16.5 किलो जूल है। अब ध्यान से देखिए कि आपकी जो फाइंड डेल्टा H फॉर जो है, मतलब जो आपकी टारगेट रिएक्शन है वो ये है। अब देखो जरा कि मेरे पास में सबसे पहले ये देख लो कि आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो टारगेट साइड है वही क्या आपकी जो रिएक्शन है जिससे कंपेयर करना उधर है क्या, ढूंढो। Fe2O3 किधर है, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे भी मेरे पास में क्या है, रिएक्टेंट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैंने बताया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन देखते हैं कि अगर मोर देन वन टाइम अगर कोई आता है तो अपने आप एडजस्ट कर जाता है, तो उसको अपने को तो देखना ही नहीं, से CO आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, CO को मत देखो आप। उसके बाद में फिर आप देखो कि प्रोडक्ट साइड देखो, CO ऊपर भी है, CO नीचे भी है, तो इसको अपने को देखने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में एक बार या कम बार आ रहा है आप उसी को देखोगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में CO2 इधर भी आ रहा है, CO2 इधर भी आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। जो नहीं है दोनों साइड उसको देखो, देखो Fe2O3 एक ही साइड है, यहाँ पे Fe आपके साथ में FeO है ना, Fe भी आपके पास दोनों साइड है, तो Fe2O3 और FeO चेक करना है अपने को, सीधी सी बात ये। तो भैया मेरे पास में Fe2O3 जो है वो रिएक्टेंट साइड है, मेरे पास में जो टारगेट रिएक्शन है उसमें भी क्या है, रिएक्टेंट साइड है, चलो काम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में जो FeO है वो टारगेट रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड है, लेकिन गिवन रिएक्शन में मेरे पास में जो कंपैरिजन करना है वो उधर कहाँ है, रिएक्टेंट साइड है। तो हुआ क्या, इसको रिवर्स किया गया है, रिवर्स किया गया है। दूसरी चीज की यहाँ पे मेरे पास में ट्वाइस FeO है, यहाँ पे मेरे पास में एक ही Fe है, मतलब मुझे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी किया गया है। बात समझ में आ गई। तो आपको रिवर्स भी करवाना है और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके लिए तो ये 1 ये 2 हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा H3 हो जाएगा, डेल्टा RH3 हो जाएगा। तो देखिए निकालते हैं अपन, डेल्टा RH3 इट विल बी इक्वल टू डेल्टा RH1, R तो सबस्क्रिप्ट में होता है, H1 प्लस क्या करना है, मैंने इसको रिवर्स किया है, तो रिवर्स किया है तो पहले ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अभी माइनस में हो जाएगा, तो -2 इंटू कितना, डेल्टा RH2, रिवर्स करके आपको मल्टीप्लाई भी करना है 2 से। देखो यहाँ पे FeO यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो बस वही करना है अपने को। यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा RH1 कितना दे रखा है, -27, तो -27 ही लिखो। यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको दे रखा है ये, तो -16.5, ठीक है। अब इसे आप, ये मैंने यहीं पे माइनस कर दिया ना, इसलिए इस माइनस को नहीं हटाया है, ठीक है ना। तो आप यही करा करो कि रिवर्स कर दिया करो और फिर जो वैल्यू दी गई है वैसे की वैसे साइन के साथ में लिख दिया करो। तो यहाँ से ये हो जाएगा -27 प्लस 33, आ गया आंसर। मेरे पास में आंसर आ जाएगा कितना, +6 किलो जूल, ये आपका डेल्टा RH3 आ गया। तो काफी आसान था, हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये अपना हो गया। और भी आपके पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस होती है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।